नमस्कार दोस्तों, सीटेट पेपर 2 एसएसटी पेडागोजी की वीडियो लेकर आ चुका हूं, जिसमें आपको एसएसटी पेडागोजी के ऐसे टॉप क्वेश्चन कराऊंगा जो आपके एग्जाम के लिए 100% महत्वपूर्ण साबित होंगे। क्योंकि यहां पर मैंने पेडागोजी के हर प्रकार के क्वेश्चन आप लोगों के लिए सिलेक्ट किए हैं। आपको पता होगा सीटेट की परीक्षा में सोशल साइंस में कुल 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनमें से दोस्तों 40 आपके कंटेंट से पूछे जाएंगे, 20 क्वेश्चन आपके पेडागोजी के पूछे जाएंगे। इस वीडियो में आपके 20 नंबर पक्के हो जाएंगे। पहला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है कि एक शिक्षक के तौर पर आप इतिहास के लोहा बनाने वाले और फैक्ट्री मालिक विषय पर चर्चा करते समय भूगोल की पाठ्य पुस्तक के किस अध्याय के साथ इसका अंतर संबंध स्थापित कर सकते हैं। क्वेश्चन आप लोगों के लिए कठिन लग रहा होगा, लेकिन इसमें ज्यादा कुछ कठिन नहीं है। यहाँ पर मुख्य तौर पर बात कही गई है लोहा बनाने वाले और फैक्ट्री मालिक आपका एक मतलब कि यहाँ पर विषय है, सब्जेक्ट है। इसको आप ज्योग्राफी की किस पाठ्य पुस्तक के अध्याय के साथ जोड़ना चाहोगे। कहने का मतलब है जो आपका लोहा होता है, जो लोहा होगा या लोहे का उद्योग होगा या लोहे की फैक्ट्री होगी, जो लोहे का अध्ययन किया जाता है, भूगोल के किस टॉपिक के अंतर्गत लोहे का अध्ययन किया जाता है। यहाँ पर खनिज संसाधन के अंतर्गत भी लोहे का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। उद्योग धंधे जैसे आपके होते हैं, उद्योग विभिन्न प्रकार के उद्योग होते हैं, जैसे आपका लौह उद्योग भी होता है जिसमें लोहा का अध्ययन किया जाता है। ऊर्जा संसाधन में क्या लोहे का अध्ययन किया जाता है? नहीं किया जाता है। इसमें आपके नवीकरण संसाधन हो गए, अनवीकरण संसाधन हो गए, इन सभी का यहाँ पर अध्ययन किया जाता है। यानी कि थर्ड वाला यहाँ पर गलत है। हमारे पृथ्वी के अंदर अंदर क्या क्या पाया जाता है? लोहा भी पाया जाता है। यानी कि लोहे का अध्ययन हमारी पृथ्वी के अंदर भी किया जाता है। यहाँ पर पहला, दूसरा और चौथा राइट है, सी वाला यहाँ पर गलत है। जिन जिन ऑप्शन में सी है वो यहाँ पर आप काट दीजिएगा, इस प्रकार से गलत हो जाएंगे। बचेगा आपका सेकेंड वाला जो कि यहाँ पर राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। कहता है कि सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों में कार्टून की क्या भूमिका है। कार्टून की दोस्तों भूमिका होती है मूलभूत मामलों को उठाकर विद्यार्थियों को इनसे जोड़ना। यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा 4 वाला विकल्प। चलिए दोस्तों, बात करेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 की। कहता है कि प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन विषय वस्तु से छात्रों को परिचित कराने के लिए सर्वोत्तम शैक्षणिक विधि क्या होगी? विषय वस्तु पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाना, वन्य जीवन अभयारण्य का भ्रमण करना, व्याख्यान के लिए विशेषज्ञ को आमंत्रित करना, पाठ्य पुस्तक एवं पठन पर चर्चा करना। यहाँ पर दोस्तों करेक्ट आंसर आपका होगा सेकेंड वाला विकल्प, वन्य जीवन अभयारण्य का भ्रमण कराना, जो कि सर्वोत्तम शैक्षणिक विधि होगी प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन से विषय वस्तु से संबंधित। क्योंकि यहाँ पर जो विद्यार्थी होंगे वहाँ के वन्य जीवों को भी देख सकते हैं, यानी कि जीव जंतु जो वन में निवास करते हैं उनके बारे में भी बच्चों को जानकारी प्राप्त हो जाएगी। साथ ही साथ वहाँ की जो वनस्पति है उसका भी बच्चों का पता चल जाएगा। सेकेंड वाला विकल्प सही होगा, बाकी सभी यहाँ पर आपके गलत दिए गए हैं। चलिए दोस्तों, बात करेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 की। कहता है कि सामाजिक विज्ञान के अध्ययन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। समस्याओं के क्रमबद्ध विश्लेषण करने में मदद करता है सामाजिक विज्ञान। विद्यार्थी बड़े होंगे और अपने आप जानकारी ढूंढ लेंगे। समझने की अपेक्षा विषय की विस्तृत जानकारी पर बल देना चाहिए। दी गई जानकारी के साथ संवेदनशीलता और जिज्ञासा पैदा करता है। यहाँ पर आपका ए और सी, बी डी, ए डी, सी डी। तो दोस्तों यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर बताना है किसके संदर्भ में? सामाजिक विज्ञान के अध्ययन के संदर्भ में। तो यहाँ पर दोस्तों अगर मैं बात करूं, समस्याओं की क्रमबद्ध विश्लेषण करने में मदद करता है। बिल्कुल, जो सोशल साइंस होता है ये क्रमबद्ध विश्लेषण करता है। जैसे मान लीजिए किसी एक घटना हुई, उसके बाद में दूसरी घटना हुई, उसके बीच का जो गैप रहेगा उसका भी सामाजिक विज्ञान विश्लेषण करता है। यानी कि ये क्रम से चलता है, एक के बाद दूसरे में आता है, फिर तीसरे में, यानी कि क्रमबद्ध घटनाओं का विश्लेषण करता है, जो कि सामाजिक विज्ञान का बारे में यहाँ पर पहला वाला करेक्ट होगा। विद्यार्थी बड़े होंगे और अपने आप जानकारी ढूंढ लेंगे, ये यहाँ पर आपका गलत दिया गया है। बड़े होंगे बाद में जानकारी ढूंढ लेंगे।
वो यहाँ पर आपका कुछ भी नहीं होगा, गलत होगा। पहला करेक्ट है, दूसरा गलत है। समझाने की अपेक्षा विषय की विस्तृत जानकारी पर बल देना चाहिए। विस्तृत जानकारी, व्याख्या देना, रटाना, ये गलत होते हैं दोस्तों। यहाँ पर ये आपका थर्ड वाला भी गलत हो जाएगा। दी गई जानकारी के साथ संवेदनशीलता और जिज्ञासा पैदा करना सामाजिक विज्ञान के अध्यापन का या अध्ययन का एक महत्वपूर्ण बिंदु है। यहाँ पर ये भी दोस्तों करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर आपका बी गलत है, सी गलत है, बी सी गलत है। ठीक है, बी सी जिन ऑप्शन में होंगे वे यहाँ पर आपके गलत माने जाएंगे, सी वाले भी, बी वाले, ए वाले भी। यहाँ पर आपका होगा राइट आंसर सेकेंड वाला विकल्प ए डी। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर कहता है कि विद्यार्थियों के साथ एक छोटे समूह में योजना बनाते समय निम्न में से किस पर अधिक बल होना चाहिए, बल देना चाहिए। एक, चुनौतीपूर्ण कार्य की रचना, विद्यार्थियों को साथ काम करना सिखाना, समूहों का विचार पूर्वक चयन करना, कार्य की पूर्ति करना। दोस्तों आपसे यहाँ पर पूछा गया है विद्यार्थियों के साथ एक छोटे समूह में योजना बनाते समय किस पर बल देना चाहिए। एक, चुनौतीपूर्ण कार्य की रचना करनी चाहिए, बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर है। विद्यार्थियों को काम करना सिखाना, ये यहाँ पर आपका कैसा दिया गया है, ये भी एकदम करेक्ट दिया गया है। समूहों का विचार पूर्वक चयन करना, यहाँ पर बल देना चाहिए, ये भी करेक्ट है। कार्य की पूर्ति करना गलत होगा। किसी भी कार्य की पूर्ति करना, लेवल कराना, ये हमेशा ही दोस्तों गलत होते हैं, इसलिए यहाँ पर डी वाला गलत होगा। डी को छोड़कर सभी यहाँ पर राइट दिए गए हैं। डी जिन जिन ऑप्शन में है वो यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। बचेगा आपका पहला वाला ए बी सी, जो कि इसका राइट जवाब होगा। चलिए बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 की। कहता है कि सामाजिक और राजनीतिक जीवन अध्यापन का केंद्र बिंदु होना चाहिए। राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन, मूलभूत सिद्धांतों का अध्ययन। तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो अध्यापन का केंद्र बिंदु होगा सामाजिक और राजनीतिक जीवन का, वो क्या होगा, राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन भी होगा, उसी के साथ मूलभूत सिद्धांतों का अध्ययन भी होगा। आपके यहाँ पर दोनों ही करेक्ट आंसर दिए गए हैं। चलिए बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 की। कहता है कि कक्षा में अगर कोई विषय आवेगपूर्ण परिचर्चा को उत्पन्न करता है तब एक शिक्षक से क्या अपेक्षित होता है। यानी कि जो चर्चा का विषय है वो आपका आवेगपूर्ण है, तब एक शिक्षक या शिक्षिका को क्या करना चाहिए। शिक्षक को सभी विद्यार्थियों को शांत कराना चाहिए, परिचर्चा को अनिश्चित काल के लिए स्थगित यानी कि अवरुद्ध या रोकना चाहिए। ऐसा नहीं करेंगे, पहला वाला यहाँ पर गलत दिया गया है। बच्चों को शांत नहीं करवाएंगे, ना ही अनिश्चित काल के लिए चर्चा को स्थगित करेंगे, इसलिए यहाँ पर पहला वाला आपका यहाँ पर गलत है। शिक्षक को ऐसे मामलों पर परिचर्चा परिपक्वता से करानी चाहिए ताकि स्वतंत्र विचारों के साथ दृढ़ रूप से चर्चा की जा सके। ये यहाँ पर आपका एकदम राइट होगा। शिक्षक को ऊंचे स्वर में बोल रहे उन्हें डांटना चाहिए, ये गलत होगा। डांटना चाहिए, दंड देना, सजा देना, ये दोस्तों गलत होते हैं। शिक्षक आरंभ में ही ऐसे विषय को काट देना चाहिए, विषयों को नहीं काटना चाहिए, ये भी गलत है। तो दोस्तों करेक्ट कौन सा यहाँ पर, सेकेंड वाला करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर आ चुका है। कहता है कि जब विवादास्पद मामलों को सामाजिक विज्ञान कक्षा में पढ़ा रहे हैं आपको क्या करना चाहिए। मुकाबला करने से पूरी तरह बचना चाहिए, समय समय पर उन्हें उठाना चाहिए और संक्षिप्त चर्चा करनी चाहिए। सही योजना के साथ सम्मानजनक चर्चा की पहल करनी चाहिए। विद्यार्थियों की पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए केवल ठेस न पहुंचाने वाले बिंदुओं पर चर्चा करनी चाहिए। यहाँ पर दोस्तों करेक्ट आंसर की बात करूं, जब आपको पढ़ाना क्या है, बच्चों को पढ़ाना है विवाद वाले मामले। कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जो कि विवाद वाले होते हैं, उनको आपको पढ़ाते समय क्या करना चाहिए। मुकाबले से क्या आपको पूरी तरह बचना चाहिए, यानी कि ऐसे टॉपिक को आपको छोड़ना चाहिए। छोड़ेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, यहाँ पर गलत होगा। समय समय पर उन्हें उठाना चाहिए और संक्षिप्त चर्चा करनी चाहिए। यहाँ पर एक शब्द है संक्षिप्त, संक्षिप्त चर्चा करनी चाहिए, संक्षिप्त नहीं करनी चाहिए, एकदम खुलकर करनी चाहिए। ये आपका यहाँ पर भी गलत दिया गया है। सही योजना के साथ सम्मानजनक चर्चा की पहल करनी चाहिए, एकदम करेक्ट यहाँ पर है। विद्यार्थियों की पृष्ठभूमि में
ध्यान में रखते हुए केवल ठेस ना पहुंचाने वाले यहाँ पर मुद्दे की बात कही गई है, इसलिए ये भी यहाँ पर गलत होगा। राइट आपका यहाँ पर थर्ड वाला विकल्प हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। यहाँ पर कहता है कि स्कूली स्तर पर सामाजिक विज्ञान के शिक्षण के आधारभूत उद्देश्य को विद्यार्थी को क्या बनाते हैं? जानकार और तार्किक बनाना, पेशेवर बनाना, राजनीतिक रूप से अति सक्रिय बनाना, सामाजिक रूप से सक्रिय बनाना। यहाँ पर दोस्तों ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। यहाँ पर क्या आधारभूत उद्देश्य होता है सामाजिक विज्ञान शिक्षण के? विद्यार्थियों क्या बनाता है? ये दोस्तों विद्यार्थियों को बनाता है जानकार भी बनाता है, तार्किक भी बनाता है। पहला वाला यहाँ पर करेक्ट है। पेशेवर भी बनाता है, राजनीतिक रूप से अति सक्रिय, अति सक्रिय, अति सक्रिय के कारण गलत हो चुका है, यानी कि थोड़ा बहुत तो सक्रिय बनाता है राजनीतिक रूप से, परंतु अति सक्रिय नहीं बनाता है, इसलिए गलत है। सामाजिक रूप से सक्रिय बनाना ये इसका उद्देश्य है, यानी कि दोस्तों यहाँ पर आपका सी गलत है। सी जिन जिन ऑप्शन में होगा वो यहाँ पर आप पहले उसको हटा दीजिएगा। यहाँ पर तीसरा हटेगा, पहला वाला भी हटेगा, दूसरा वाला भी हटेगा, बचेगा आपका 4 वाला, जो कि राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों की यहाँ पर, जो कि आपके सामाजिक विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण उद्देश्य होते हैं। सामाजिक विज्ञान लोगों के अध्ययन और एक दूसरे के साथ उनकी बातचीत है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय अखंडता, अंतर्राष्ट्रीय समझ का विकास करना है। इसका उद्देश्य एक अच्छा नागरिक, सांस्कृतिक विरासत का विकास करना है। इसका उद्देश्य छात्रों को सामाजिक वातावरण में समायोजित करने में सक्षम बनाना है, जिसमें परिवार, समुदाय, राष्ट्र और वास्तव में संपूर्ण मानवता शामिल है। यह सभी स्तरों पर समुदाय के अध्ययन को कवर करता है, स्थानीय, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, मनुष्य और उसको सामाजिक वातावरण पर ध्यान केंद्रित करता है। चलिए बात करेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 की। कहता है कि आदिवासी विषयक परिचय कराने के लिए सर्वोत्तम सम्मानजनक नीति क्या होगी? उन्हें संपन्न और शक्तिशाली वनवासी के रूप में चित्रित करना, उनकी रंगीन वेशभूषा को प्रदर्शित करना, जनजातीय गानों और नृत्यों को पर्दों पर दिखाना, उनके आदिम और देहाती भूतकाल पर चर्चा करना। दोस्तों आदिवासी से संबंधित यहाँ पर क्वेश्चन है, लेकिन आपसे यहाँ पर कहा गया है ऐसी नीति दोस्तों बताओ जो कि सर्वोत्तम सम्मानजनक होनी चाहिए, ना कि अपमानजनक होनी चाहिए। उन्हें संपन्न शक्तिशाली वनवासी के रूप में चित्रित करना, जो कि एक सम्मानजनक नीति होगी। पहला वाला यहाँ पर करेक्ट है, बाकी यहाँ पर गलत है। कैसे गलत हैं? यहाँ पर उनकी रंगीन वेशभूषा को प्रदर्शित करोगे तो उनका अपमान होगा, यानी कि उनमें भेदभाव उत्पन्न होगा, इसलिए ये गलत है। यहाँ पर जनजातीय गानों नृत्यों को पर्दों पर दिखाना, जो कि उनके प्रति एक अपमानजनक नीति होगी दोस्तों। उनके आदिम यानी कि उनके जो पुराने तरीके हैं, तौर तरीके हैं, देहाती भूतकाल पर चर्चा करोगे तो दोस्तों वहाँ पर भी अपमानजनक नीति आपकी साबित होगी, परंतु सम्मानजनक नीति जो होगी वो पहले वाले विकल्प से ही होगी, उन्हें संपन्न और शक्तिशाली वनवासी के रूप में चित्रित करना। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर कहता है कि निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सा यहाँ पर सामाजिक विज्ञान के बारे में सही है? जानकारी का स्मरण करने से अवधारणात्मक विकास होता है। अवधारणात्मक विकास होता है स्मरण यानी कि याद करने से। ये आपका यहाँ पर नंबर 1 गलत दिया गया है। चलिए दूसरे की बात करें। तथ्य का स्तर सदैव निश्चित होता है। सदैव निश्चित नहीं होता है परंतु अनिश्चित होता है। ये यहाँ पर आपके दोनों ही गलत हैं। यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा विकल्प नंबर 4 वाला, ए और बी में से कोई नहीं। चलिए बात करेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 की। एक सामाजिक विज्ञान अध्यापक अध्यापिका का निम्न में से कौन सा लक्ष्य होना चाहिए? एक जो सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस का जो टीचर होता है उसका जो मुख्य लक्ष्य होता है वो दोस्तों कौन सा होना चाहिए? कंठस्थ कराना यानी कि रटाना, याद कराना। कंठस्थ तो आप बच्चों को जिंदगी में कभी नहीं करवाओगे, ठीक है। तो पहला यहाँ पर गलत है। सापेक्ष महत्व का निर्माण करना यहाँ पर ठीक लग रहा है। आगे के विकल्प यहाँ पर पढ़ लेता हूँ। पाठचर्या को पूरा कराना, सिलेबस को पूरा कराना, लेवल को पूरा कराना। यहाँ पर लिखना चाहूँगा लेवल कराना, सिलेबस कराना, पाठ्यक्रम कराना, पाठचर्या कराना, ये दोस्तों गलत होते हैं। परीक्षा उत्तीर्ण कराना ये भी लक्ष्य नहीं होना चाहिए, न कंठस्थ याद कराना भी लक्ष्य होना चाहिए। होना क्या चाहिए? सापेक्ष महत्व का निर्माण करना, जो कि दूसरा विकल्प यहाँ पर दोस्तों करेक्ट आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर आ चुका है। विद्यार्थियों को मुगल प्रशासन के कर्मियों की विविध भूमिकाओं एवं उत्तरदायित्वों को समझाने के लिए निम्नलिखित में से सर्वाधिक उपयुक्त कौन सा है। यहाँ पर दोस्तों अगर आपको मुगल काल के जो वहाँ का जो प्रशासन था उसको बच्चों को समझाओगे तब आपको क्या करना पड़ेगा, सर्वेक्षण करोगे, भूमिका निभाओगे, समय सीमा बताओगे या खुले अंत वाले प्रश्न करवाओगे। सर्वाधिक उपयुक्त जो यहाँ पर कथन दोस्तों है वो होगा रोल प्ले, यानी कि भूमिका निभाना यहाँ पर दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो कि मुगल काल के दौरान जो प्रशासन चलता था उसके बारे में अच्छे से समझ पाएंगे, वो कैसे, भूमिका निभाना। चलिए दोस्तों बात करेंगे क्वेश्चन नंबर अगले की। यहाँ पर कहता है कि इतिहास का अध्यापन निम्नलिखित में से किस पर केंद्रीभूत होना चाहिए। इतिहास, हिस्ट्री किस पर आपकी केंद्रीकृत होनी चाहिए, केंद्रीभूत होनी चाहिए। बहुप्रदर्शनों की संकल्पना और ऐतिहासिक विविधता के भाव का निर्माण, बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर दिया गया है। विद्यार्थियों को ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में रहने की परिकल्पना के लिए प्रोत्साहित करना, अनुभवों के साथ जोड़ना। दोनों यहाँ पर आपके कथन राइट हैं, इसलिए थर्ड वाला विकल्प यहाँ पर राइट होगा, ए और वी दोनों। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न यानी कि क्वेश्चन नंबर 15 की। इतिहास शिक्षण का उद्देश्य केंद्रित होना चाहिए। इतिहास शिक्षण का उद्देश्य केंद्रित होना चाहिए, किस पर केंद्रित होना चाहिए, भूतकाल में क्या घटित हुआ है यह बताना, भूतकाल में कैसे घटित हुआ है यह याद रखना, उन मुद्दों की पहचान करना जो वर्तमान में भी प्रासंगिक हैं, अधिगमकर्ताओं में क्रियात्मक क्षमता विकसित करना। सर्वाधिक उपयुक्त कथन यहाँ पर इतिहास यानी कि हिस्ट्री पेडागोजी का जो उद्देश्य होता है मुख्य, वो आपका होता है उन मुद्दों की पहचान करना जो वर्तमान में भी प्रासंगिक हैं, यानी कि वर्तमान में भी वो ऐसे मुद्दे जो कि प्रचलित हैं, ऐसे मुद्दों को आपको बताना चाहिए। यहाँ पर कुछ प्रारंभिक स्तर पर इतिहास शिक्षण के कुछ मुख्य उद्देश्य यहाँ पर मैंने आपके लिए लिखे हैं, देख लीजिएगा, जो कि आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ पर है परिवर्तन और विकास की प्रक्रियाओं की समझ का निर्माण करना, जिसके माध्यम से मानव समाज और सभ्यताएं विकसित हुई हैं। कहने का तात्पर्य परिवर्तन कैसे हुआ है, धीरे धीरे ये विकास की जो प्रक्रिया है ये कैसे हुई हैं, इनको समझना एक प्राथमिक स्तर पर इतिहास का एक प्रमुख उद्देश्य है। दूसरा यहाँ पर है आपका इतिहास छात्रों को समय, स्थान, समाज, उनके संबंधों की संकल्पना प्रदान करने के लिए पढ़ाया जाना चाहिए, जो वर्तमान को अतीत से, स्थानिक को दूरस्थ से, व्यक्तिगत जीवन को राष्ट्रीय जीवन से, लोगों चाहे वे किसी भी कालखंड के हों, जगह के हों, और पुरुषों और महिलाओं को संस्कृतियों से जोड़ते हैं। ठीक है, अगला यहाँ पर दोस्तों क्या है, इतिहास महापुरुषों, राजाओं, विचारकों की कहानियां भी बताता है, जो छात्रों को अपने स्वयं के मूल्यों और उपलब्धियों का आकलन करने में मदद करता है। चलिए यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण बिंदु दिए गए हैं, इनको भी यहाँ पर समझ लेते हैं। जैसे भारत के लोगों और क्षेत्रों में विविधता को अपने क्षेत्र के संबंध में समझना और प्रशंसा करना, ये दोस्तों भूगोल शिक्षण का उद्देश्य है। यानी कि ज्योग्राफी का एक उद्देश्य यहाँ पर दिया गया है, अपना जो क्षेत्र है वहाँ की जो विविधता है उसका आपको क्या करना है, समझना है। ठीक है, वही आपका भूगोल होगा। राजनीतिक विज्ञान के उद्देश्य क्या है, लोकतंत्र में जिम्मेदार क्रियाशील नागरिक के तौर पर विकसित करना। अर्थशास्त्र की अगर मैं बात करूं, आर्थिक नीतियों को समझना अर्थशास्त्र का उद्देश्य होता है। चलिए मैंने आपको सब कुछ यहाँ पर बता दिया। क्वेश्चन नंबर 16 की बात कर लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन का कहता क्या है, इस पर बात करते हैं। भूगोल शिक्षण को किन मुद्दों से जुड़े संदर्भ में परिप्रेक्ष्य का विकास करना चाहिए। संसाधन और संरक्षण, विकास विस्थापन, विविधता में एकता से जुड़ी चुनौतियां, मानव विकास। यहाँ पर दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन आप तभी कर पाओगे या तो आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन मालूम हो, या तो आपको यहाँ पर एक कथन आपको गलत मालूम हो, तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे। जैसे मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, भूगोल शिक्षण की बात कही गई है किसकी, ज्योग्राफी पेडागोजी से संबंधित क्वेश्चन है, जो कि भूगोल शिक्षण के किन मुद्दों से जुड़े परिप्रेक्ष्य का विकास कराना चाहिए। आपको पहले यहाँ पर पहचानना है भूगोल शिक्षण के मुद्दे इनमें से कौन है कौन नहीं है। संसाधन और संरक्षण, जैसे आपके संसाधन होते हैं उनका संरक्षण जो कि भूगोल के अंतर्गत आता है, ये पहला वाला यहाँ पर आपका सही है। विकास विस्थापन, विकास जो डेवलपमेंट होता है वो भी ज्योग्राफी टॉपिक के अंतर्गत ही आता है, ये भी यहाँ पर करेक्ट है। विविधता में एकता से जुड़ी चुनौती,
ये दोस्तों विविधता वाला जो टॉपिक आपका होता है ये राजनीतिक विज्ञान से संबंधित है, यानी कि राजनीति शास्त्र से संबंधित है। जबकि यहाँ से भूगोल से पूछा गया है क्वेश्चन है। विविधता आपका आता है पॉलिटिकल साइंस में, ना कि ज्योग्राफी में। यहाँ पर सी वाला दोस्तों गलत होगा। मानव विकास भी किस में आएगा, ये भी ज्योग्राफी पेडागोजी का एक मुद्दा आ जाएगा। सी वाला दोस्तों गलत है, सी वाला गलत है। और बाकी ए बी डी यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा, इसलिए 4 विकल्प यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 की। यहाँ पर कहता है कि एक सक्रिय सामाजिक विज्ञान की कक्षा में अधिगमकर्ताओं को प्रेरित करती है। जो लर्नर्स होते हैं उनको क्या प्रेरित करती है एक सामाजिक विज्ञान की एक्टिव क्लास? चर्चाओं को न्यूनतम रखेगी, पाठ्य पुस्तक के पठन पर केंद्रित होना, व्याख्यान को सुनना, साझा किए पर निर्भर रहना, चुनौतीपूर्ण प्रोजेक्ट में भागीदार बनना। करेक्ट आंसर होगा चुनौतीपूर्ण प्रोजेक्ट में भागीदार बनना। चर्चाओं को न्यूनतम रखोगे तो ये हमेशा दोस्तों कैसे होते हैं विकल्प, ये गलत होते हैं। न्यूनतम करना या चर्चाओं को बीच में रोकना, स्थगित करना, पठन पर केंद्रित होना यानी कि पुस्तक केंद्रित होना, व्याख्या सुनना, रटाना, विस्तृत जानकारी देना, ये गलत होते हैं। इसलिए सही आंसर यहाँ पर 4 वाला इसका होगा। चलिए दोस्तों बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 की। कहता है कि बाजार विषय का परिचय देने के लिए कौन सी शिक्षण शास्त्रीय विधि सर्वोत्तम हो सकती है? पाठ्य पुस्तक का पठन और चर्चा करना, एक दुकानदार को कक्षा में साक्षात्कार के लिए आमंत्रित करना, विभिन्न प्रकार के बाजारों से जुड़े चित्रों को दिखाना, मानचित्र में स्कूल के आसपास के बाजारों को इंगित करना। क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा है, अगर आप बच्चों को समझाओगे क्या बाजार टॉपिक, मार्केट आपको समझाना है, उसके लिए सर्वोत्तम कौन सी विधि हो सकती है? वो आपकी होगी एक दुकानदार को बुला लो जो कि बाजार का ही हो, वो बच्चों को अच्छे ढंग से समझा देगा बाजार के बारे में। चलिए दोस्तों बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 की। 19 नंबर का क्वेश्चन सामाजिक विज्ञान की पाठचर्या उच्च प्राथमिक स्तर पर केंद्रित करता है, यानी कि 6 से लेकर 8 तक जो सोशल साइंस है वो दोस्तों किस पर केंद्रित है, क्या केंद्रित करता है? पृथ्वी के जीवन के आवास के रूप में समझना, जो कि क्लास 6 की आपकी ज्योग्राफी है, उसमें दोस्तों जो अपनी ज्योग्राफी है उसमें क्या है, मानव का जो आवास है यानी कि पृथ्वी को आवास के रूप में समझना, ये भी यहाँ पर करेक्ट होगा। अपने क्षेत्र हो गया, राज्य हो गया, देश का अध्ययन करना भी आपका ये कक्षा 6 से लेकर 8 तक सामाजिक विज्ञान में केंद्रित है। भारत के अतीत यानी कि जो इतिहास है भारत का, ठीक है, उसका विकास अध्ययन करना, ये भी यहाँ पर आपके तीनों ही करेक्ट होंगे, तीनों ही आपके करेक्ट होंगे, ए बी और सी। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पर आ चुका है। कहता है कि ग्लोब और प्रकाश स्रोत का इस्तेमाल करके एक शिक्षक निम्न में से किन अवधारणाओं को दर्शा सकता है? यानी कि ग्लोब और प्रकाश स्रोत की सहायता से क्या क्या अवधारणा को दर्शाया जा सकता है? परिक्रमण, दिन रात, मौसमी परिवर्तन, वर्षा का वितरण, यहाँ पर आपके विकल्प दिए गए हैं। चलिए आपको यहाँ पर बताते हैं। परिक्रमण जो होता है वो ग्लोब और प्रकाश स्रोत की सहायता से दर्शाया जा सकता है। दिन रात भी दर्शाया जा सकता है। मौसम में परिवर्तन कैसे होता है ये भी दर्शाया जा सकता है, परंतु वर्षा का वितरण ये तो आपका नहीं दर्शाया जा सकता है ग्लोब और प्रकाश स्रोत की सहायता से। यहाँ पर डी वाला गलत है। डी जिन ऑप्शन में होगा वो यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। बचेगा आपका पहला वाला यानी कि ए बी सी, जो कि यहाँ पर दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। कहता है कि एक शहर के स्कूल में भूगोल की कक्षा में वनों के प्रकार विषय पर परिचय देने के लिए सर्वोत्तम विधि होगी, यानी कि वनों के प्रकार विषय का परिचय देने के लिए, ठीक है, इंट्रोडक्शन आपको देना है वनों के प्रकार पर, तब क्या सर्वोत्तम विधि होगी? विद्यालय के समीप वन क्षेत्र का भ्रमण का आयोजन कराओगे आप बच्चों के लिए, या क्षेत्र में पाए जाने वाले वनों का पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाना, विभिन्न प्रकार के वनों पर आधारित डॉक्यूमेंट्री दिखाना, वनों के प्रकार पर कार्य करने के लिए अधिगमकर्ताओं को छोटे छोटे समूहों में बांटना। यहाँ पर इसका सर्वाधिक उपयुक्त जो विधि होगी यानी कि सर्वोत्तम जो उपयुक्त विधि होगी वो यहाँ पर होगी विभिन्न प्रकार के वनों पर आधारित डॉक्यूमेंट्री दिखाना। पहला वाला यहाँ पर गलत है। कैसे गलत है? क्योंकि यहाँ पर बात करी गई है विद्यालय के समीप वन क्षेत्र का भ्रमण, उससे क्या विद्यार्थी वनों के प्रकार से अवगत हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे।
किसी भी विद्यालय के समीप सभी प्रकार के वन उपस्थित नहीं होते हैं। चलिए दोस्तों बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 22 की। यहाँ पर आ चुका है, भूकंप पर चर्चा के दौरान व्यावहारिक कौशल अधिगमकर्ताओं में विकसित करने हेतु शिक्षक को बल देना चाहिए। भूकंप के प्रकार बताने में भूकंप के दौरान बरती जाने वाली सावधानियां, हालिया भूकंपीय घटना पर चर्चा करना, भूकंप से जुड़ी गतिविधियों का प्रदर्शन करना। यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, भूकंप के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में आप चर्चा करेंगे, जिससे क्या होगा, व्यवहारिक कौशल अधिगमकर्ताओं में विकसित होगा। चलिए बात करेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23 की। उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में कौन सा विषय शामिल नहीं है? दर्शन शास्त्र, राजनीतिक विज्ञान, भूगोल, इतिहास। यहाँ पर नहीं करके पूछा गया है। दर्शन शास्त्र कक्षा 6 से लेकर 8 तक में कोई भी सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए पहला वाला यहाँ पर गलत है, इसीलिए पहला वाला यहाँ पर आपका राइट माना जाएगा। पॉलिटिकल साइंस यानी कि जो आपकी सिविक्स है, सिविक्स भी आपकी सम्मिलित है, ज्योग्राफी भी आपकी है, इतिहास भी आपकी है, हिस्ट्री भी है, उसी के साथ इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र भी आपकी सम्मिलित है। यहाँ पर पहला वाला गलत है, इसलिए पहला आंसर होगा। चलिए बात करें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 24 की। सामाजिक विज्ञान में किस प्रकार के शिक्षण सहायक उपकरण सबसे अधिक उपयोगी हैं? मॉडल, संग्रहालय, श्रव्य दृश्य माध्यम, रेखाचित्र उपकरण। सर्वाधिक जो कैसे हैं सहायक उपकरण हैं सामाजिक विज्ञान में, तो वो दोस्तों आपके होंगे दृश्य श्रव्य माध्यम। दृश्य भी होना चाहिए यानी कि दिखाई भी दे, सुनाई भी दे, ऐसे माध्यम होने चाहिए। चलिए बात करेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 25 की। सामाजिक विज्ञान में मूल्यांकन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? पाठ्य पुस्तक के ज्ञान को याद करना और सभी शिक्षार्थियों के लिए परीक्षा को तनाव को कम करना। यहाँ पर एक शब्द आया है ज्ञान को याद करना। याद करना, रटाना, व्याख्या देना गलत होते हैं, इसलिए पहला यहाँ पर आपका गलत हो चुका है। चलिए दूसरे की बात करूँ, सीखने वालों को श्रेणीबद्ध और लेवल कराना। लेवल कराना दोस्तों क्या होता है, ये हमेशा ही गलत होता है। सिलेबस पूरा कराना, परीक्षा खत्म कराना, ठीक है, तो लेवल पूरा कराना ये भी गलत है। अगला यहाँ पर है विद्यार्थियों के बीच सामाजिक अंतर को उजागर करोगे। अंतर अगर उजागर करोगे तो भेदभाव पैदा होगा, इसलिए यहाँ पर तीसरा गलत है, दूसरा भी और पहला भी। राइट आंसर आपका 4 वाला होगा। शिक्षार्थियों को प्रतिक्रिया देना और उनके लिए मानक स्थापित करने के लिए प्रयास करना, यहाँ पर 4th इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26 यहाँ पर आ चुका है। क्षेत्रीय यात्राएं सामाजिक विज्ञान में किसके लिए उपयोगी हैं? मूल्यांकन के लिए, अनुभवजन्य साक्ष्य के लिए, मनोरंजन के लिए या इन सभी के लिए? यहाँ पर दोस्तों जो यात्राएं की जाती हैं सामाजिक विज्ञान में वो किस लिए उपयोगी होती हैं? वो होती हैं अनुभवजन्य साक्ष्य के लिए, यानी कि अनुभव प्राप्त होता है जब हम लोग तीर्थ यात्राएं करते हैं सामाजिक विज्ञान के लिए। तो दूसरा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 की यहाँ पर बात कर लेते हैं। एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक की भूमिका और जिम्मेदारी के संदर्भ में निम्न कथन पर विचार करें, सही विकल्प चुनें। किस बारे में दोस्तों? भूमिका और जिम्मेदारी के संदर्भ में। उसे विद्यार्थियों द्वारा गतिविधियों और परियोजनाओं के साथ मनोरंजन कराना चाहिए। क्या मनोरंजन कराना चाहिए, यानी कि ये तो गलत यहाँ पर दिया गया है। उसे एक ऐसा शिक्षक होना चाहिए जो कि समकालीन घटनाओं और मुद्दों को ज्ञान से खुद को सूचित रखती हो। यहाँ पर ये आपको सही लग रहा होगा। आगे के यहाँ पर विकल्प को देख लेते हैं। शिक्षार्थियों को उनके दैनिक जीवन और स्कूल जीवन में संबंध स्थापित करने में मदद करें। दैनिक जीवन और स्कूली जीवन में क्या ये एक शिक्षक की भूमिका और जिम्मेदारी होगी? शिक्षार्थियों के लिए नतीजा आधारित, ये आपका यहाँ पर गलत है। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं एक शिक्षक की भूमिका और जिम्मेदारी के संदर्भ में, तो दोस्तों ऐसा होना चाहिए समकालीन जो घटनाएं हैं, मुद्दे हैं, उनको ज्ञान से खुद को सूचित रखता हो। यहाँ पर आपका बी वाला करेक्ट आंसर होगा।